So our next topic is combinations. In combination, we are not interested in arranging but only selecting. तो जब आपको सिलेक्शन करनी होती है तब हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं. So we have to select R objects from N objects. In fact, we do not want to specify the ordering of these selected objects. So difference क्या होता है permutation and combination में? In a combination, only a selection is made, whereas in permutation, not only a selection is made but also an arrangement in a definite order. तो क्योंकि परम्यूटेशन में जब आप अरेंजमेंट्स करते थे तो आपने बोला था कि आपको लेटर्स हैं, सपोज करो ट्राइंगल लिया आपने, यू हैव टू अरेंज द letters of this word triangle. You have to arrange. सो अरेंजमेंट में पहले आप सिलेक्ट करोगे ना, कि जैसे सपोज करो मैंने पहले एन सेलेक्ट किया कि एन को मैंने यहाँ अरेंज किया, फिर मैंने ई सेलेक्ट किया उसको यहाँ अरेंज किया एंड सो ऑन. तो जब हम परम्यूटेशन में अरेंजमेंट्स करते हैं तो सिलेक्शन इज अ पार्ट ऑफ दैट. Whereas in combination we have to make selection only. For example, from a class of 40 boys you have to select any 5 boys. अब आपने बॉयज़ को सिर्फ सिलेक्ट किया, अब किस ऑर्डर में सिलेक्ट किया दैट इज़ नॉट मैटरिंग. So in a combination the ordering of the selected objects is immaterial. That means ordering does not matter, whereas in a permutation this ordering is essential. तो परम्यूटेशन में क्योंकि अरेंजमेंट्स करनी है आपको, तो अब अगर मैं बोल दूं कि 40 बॉयज़ में से आपको 5 बॉयज़ को एक लाइन में अरेंज करना है, तो आप पहले उनको सिलेक्ट करोगे और फिर अरेंज करोगे कि पहले आपने किसको किसको कहाँ पे आपने पोजीशन दी. Whereas जब मैंने सिर्फ से आई हैव टू सिलेक्ट 5 बॉयज़ फॉर अ कॉम्पिटिशन, तो अब जब आपने कॉम्पिटिशन के लिए 5 बॉयज़ भेजने हैं तो आपने पहले ए को सिलेक्ट किया या पहले बी को सिलेक्ट किया, दैट बिकम्स इममेटीरियल. ओके, सो नाउ कॉम्बिनेशन में क्या होता है? वी नो दैट NCR मीन्स द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n थिंग्स टेकन R एट अ टाइम. Whenever we form a group of R things out of n things, n minus R things are left which themselves form a group. देखो होता क्या है, सपोज करो आपके पास है से A B C D E 5 अल्फ़ाबेट्स हैं. You have to select any 3. So you have to select 3 alphabets out of 5. तो आंसर विल बी 5C3 बिकॉज सिलेक्शन इज टू बी मेड. सो 5C3 में अब NCR का फॉर्मूला क्या होता है? NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल ओवर R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल. ये वाला, दिस इज NCR. NPR क्या होता था? NPR में हम लिखते थे n फैक्टोरियल ओवर n माइनस R फैक्टोरियल. NCR में ये R फैक्टोरियल भी आएगा. सो ये R फैक्टोरियल बेसिकली क्या डिनोट कर रहा है कि आपने जो सिलेक्शन की है उनकी जो आपस में अरेंजमेंट्स हैं, सिंस दोज अरेंजमेंट्स आर ऑफ नो सिग्निफिकेंस नाउ, so this R factorial denotes their arrangements. C, A B C D E में से आपने 3 अल्फ़ाबेट्स चूज करने हैं. सो सिंस यू हैव टू सिलेक्ट देम, सो आंसर विल बी NCR, दैट इज 5C3. अब 5C3 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये बन जाएगा हमारे पास 5 फैक्टोरियल ओवर R क्या है 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस R, दैट मीन्स 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल. तो अब आपको पता है 5 फैक्टोरियल को मैं लिखूंगी 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल. वो 3 फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, नीचे आएगा 2 इंटू 1, सो 2 2 4 10. सो देर आर 10 वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दीज 5 ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. सो अब जब आप सिलेक्शन कर रहे हो तो क्या किया आपने? सपोज करो A को सिलेक्ट किया, B को सिलेक्ट किया और C को सिलेक्ट किया, फिर हमने A B और D को सिलेक्ट कर लिया, फिर हमने A B और E को सिलेक्ट कर लिया.
अब मैं ले रही हूँ ए के साथ सी डी, ए सी और ई, मैं देख रही हूँ क्या कैसे कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट ले लेती हूँ ए के साथ डी और ई को। अब ए को छोड़ देते हैं, तो बी सी और डी ले लिया, बी सी और ई ले लिया, फिर ले लिया बी के साथ डी और ई, फिर एक सिलेक्शन बनेगी हमारी सी डी और ई। तो देखो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो देर आर टोटल 10 ways टू सिलेक्ट 3 अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम दीज 5। तो अब आप इसका मतलब ये देखो कि जब मैंने ए बी सी सिलेक्ट किया, अगर मैं बोल दूँ कि पहले मैंने बी को सिलेक्ट किया, फिर सी को और फिर ए को, सो दिस इज़ न्यू अरेंजमेंट। तो ये जो अरेंजमेंट है इसकी, इट इज़ नॉट गिविंग एनी न्यू सिलेक्शन। ए बी सी सिलेक्ट करना था तो पहले बी को करो, पहले ए को करो या पहले सी को करो, दैट इज़ नॉट मैटरिंग, दैट इज़ ऑर्डर इज़ इमेटीरियल। यहाँ पे हमने जो बोला दैट ऑर्डर ऑफ सिलेक्टिंग द ऑब्जेक्ट्स इज इमेटीरियल इन अ कॉम्बिनेशन। So ABC and BCA are representing one way only. So total number of ways of selecting 3 objects from the 5 are 10 ways. So ये examples मैंने आपको ये बता दिया कि अब यहाँ पे जो ordering, अच्छा अब देखो अगर मुझे arrangements करनी होती, how many arrangements can be made from 3 letters out of these 5 letters? So आता NPR। अब NPR मतलब क्या हो गया, 5 factorial over 3 factorial. So this is equal to, so I was saying कि जब हमें 3 अल्फ़ाबेट्स को अरेंज करना है आउट ऑफ दीज 5, तो NPR n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, सो 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 3 दैट इज़ 2 फैक्टोरियल आना था यहाँ पे। तो अब ये क्या बना, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, वो इससे कैंसिल हो गया। ये बना आपके पास 5 4 ज़ा 20 इंटू 3 60 वेज। सो अरेंजमेंट्स के 60 वेज हैं। वो 60 वेज क्यों है, क्योंकि जब अरेंजमेंट्स की बात आएगी तो ए बी सी एक अलग है, ए सी बी अलग आएगा, फिर बी सी ए सी आ जाएगा, फिर सी ए बी और सी बी ए आ जाएगा। तो आप ये देखो, एक इसको ही अरेंज करने के 1 2 3 4 5 6 वेज हो गए, और टोटल आपके पास इसका मतलब ये भी 6 वेज में अरेंज होगा, ये भी 6 वेज में होगा। सो टोटल 6 इंटू 10 60 वेज। So in this way you should be very clear in the difference between a permutation and a combination. So I'm just repeating that in permutation we have to make arrangements and selection is a part of these arrangements, whereas in combination we have to only select, and ordering, that is arrangement, is immaterial in case of combination. So let us do some examples of, इसमें आप एक दो रिजल्ट्स याद रख सकते हो। एक तो आपने याद रखना है NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R होता है। तो आप कभी भी देखना, अगर मुझे 10C4 फाइंड करूं या 10C 10 माइनस 4 होता है 6, तो आंसर जो आता है वो सेम आता है। सो NCR इज ऑलवेज इक्वल टू NCN माइनस R। दूसरा रिजल्ट आपने याद रखना है NCR प्लस NCR माइनस 1, ऊपर n सेम है, नीचे r और r माइनस 1 है, इज इक्वल टू n प्लस 1 CR। तो ऊपर वाले में प्लस 1 हो गया और नीचे जो बड़े वाला है वो आ जाएगा। तो जैसे सपोज करो अगर मुझे करना है 10C4 प्लस 10C5, सो दिस विल बी इक्वल टू, ऊपर वाले में n में प्लस 1 किया 11C, और इन दोनों में से जो बड़ा है 5। सो 10C4 प्लस 10C5 इज इक्वल टू 11C5। सो ये दोनों रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए, इन रिजल्ट से कैलकुलेशंस ईजी हो जाएंगी। उसके बाद एक और ये रिजल्ट होता है हमारे पास, एक्चुअली ये बाइनोमियल थ्योरम से आता है वैसे तो, कि बाइनोमियल थ्योरम आप क्योंकि आपको नहीं आती तो आप सीधा रिजल्ट याद रख लो। हमारे पास ना ये होता है NC0 प्लस NC1 प्लस एन सो ऑन प्लस NCN।
अगर मैं NC0 NC1 NCN को प्लस करती हूँ तो ये हो जाता है 2⁻n। ये एक रिजल्ट है जो आप याद रखोगे, इसी से इन्होंने ये डिराइव किया है। तो NC0 की वैल्यू ये भी आप याद रखो, NC0 जब भी आप फाइंड करोगे तो n फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल इंटू n-0 दैट इज n फैक्टोरियल आएगा। 0 फैक्टोरियल होता है 1 और ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो NC0 हमेशा 1 के इक्वल होता है और NCN भी हमेशा 1 के इक्वल होता है। देखो NCN को अगर हम ओपन करते तो n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल इंटू n-n दैट इज 0 फैक्टोरियल। ठीक है, सो NCN और NC0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सिमिलरली NCN-1 और NC1 करोगे तो हमेशा n आएगा आंसर, ये भी याद रखो, आप सॉल्व करके देख लेना, आएगा सेम। तो यहाँ पे अब क्योंकि NC0 की वैल्यू 1 होती है तो ये 1, ये वाली टर्म को अगर मैं इधर ले जाऊँ तो ये आपके पास ये रिजल्ट बन जाएगा। सो बेसिकली आपने ये रिजल्ट याद रखना है। इसका ये मतलब है, सपोज करो मैं आपको बोल दूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ 4C0 प्लस 4C1 प्लस 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C4, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2⁻n, 2⁻4 के। सो ये आ गया 16 आंसर। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स। वेरीफाई दैट C of 8,4 प्लस C of 8,3 इज इक्वल टू दिस। सो C of 8,4 का मतलब क्या है? इसको मैं लिख सकती हूँ 8C4 प्लस 8C3। तो अभी हमने रिजल्ट किया जब ये कंसेक्यूटिव हैं और ये सेम है तो ऊपर हो जाएगा 9 और इन दोनों में से जो बड़ा है, तो ये तो रिजल्ट होता ही है। प्रूव करने के लिए इन्होंने इसको सॉल्व करके प्रूव कर दिया। पेपर में आपको इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे बिल्कुल भी, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। सो इवैल्यूएट 50C47, तो 50C47 कैसे करोगे इवैल्यूएट? 50C47 विल बी n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n-r करेंगे, 50 - 47 आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो अभी 50 को ओपन करेंगे तो 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू 47 फैक्टोरियल, वो इसके साथ कैंसिल हो गया। नीचे 3 फैक्टोरियल को ओपन किया, ये आंसर आ गया। सो आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए एक बार इनको सॉल्व करके देख लेना है, क्योंकि जब हम प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आपको पेपर में आता है और प्रोबेबिलिटी में ये सब चीज़ें यूज़ होंगी। आगे है डिटर्मिन n इफ़ 2NC3 इज़ 2NC3 इज इक्वल टू 11:1। सो रेशो दी हुई है 2NC3 मतलब 2n फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 2n - 3 फैक्टोरियल इंटू NC3 क्या होना था? n फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू n - 3 फैक्टोरियल। इस 2 का मतलब होता है डिवाइड, तो ये अब आपको पता होना चाहिए ना। अगर आपको जैसे 2 डिवाइडेड बाय 3 करना है तो इसका मतलब क्या हुआ? 2/3, या फिर इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय इसका रेसिप्रोकल। सो इसका रेसिप्रोकल क्या है? 1/3। 2 डिवाइडेड बाय 3 का मतलब होता है 2/3, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड वाले का रेसिप्रोकल। तो वही मैंने किया, 2NC3 को ऐसे ही लिख दिया इंटू इसका रेसिप्रोकल लिख दिया, इज इक्वल टू 11/1। सो ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है। 2n को ओपन कर देंगे तो 2n इंटू 2n - 1 इंटू 2n - 2 इंटू 2n - 3 फैक्टोरियल, जो इससे कैंसिल हो गया। सिमिलरली यहाँ पे n फैक्टोरियल को ओपन कर दो, n n-1 n-2 इंटू n - 3 फैक्टोरियल, इसके साथ कैंसिल हो गया। सो इन दिस वे दे हैव सॉल्व्ड इट, इन्होंने डिवाइड करके लिखा है और फिर ठीक है। सो आई गेस यू कैन डू दिस, जस्ट कैलकुलेशंस है। उसके बाद नेक्स्ट है NC9 इज इक्वल टू NC8, फाइंड NC17। सो NC9 इज इक्वल टू NC8। तो अब जब भी आपके पास NCR1 इज इक्वल टू NCR2 होगा तो इसका मतलब ये होता है कि या तो R1 इक्वल टू R2 होना चाहिए, या तो ये दोनों इक्वल हो, या फिर क्योंकि हमारे पास एक रिजल्ट है NCR इज इक्वल टू NCN - R, तो ये देखो इनका जो सम है R प्लस n - R अगर मैं करूँ, R प्लस n - R अगर करते हैं तो ये R से R कैंसिल होके n के इक्वल आ जाता है ना। तो यानी कि या तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए
या फिर इनका सम एन के इक्वल होना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट। तो यहाँ पे देखो एन सी 9 इक्वल टू एन सी 8, इसका मतलब या तो 9 इज इक्वल टू 8 होना चाहिए, जो कि नहीं है क्लियरली। So that means R1 plus R2 should be equal to N. That means 9 plus 8 should be equal to N. तो N की वैल्यू आ गई 17। तो NC 17 क्या बन गया? 17C 17 which is equal to 1. नेक्स्ट है 47C4 प्लस समेशन R goes from 1 to 5 this. So समेशन का मतलब होता है प्लस, तो R की वैल्यू आपने 1 से लेके 5 तक यहाँ पुट करनी है। तो ये देखो इन्होंने पहले R की वैल्यू पुट की 1, तो 52 माइनस 1 इज़ 51, फिर 2 पुट की, फिर 3 पुट की, फिर 4 और फिर 5 और प्लस प्लस लगा दिया। अब देखो ये ले आए 47 वाली टर्म्स को, तो n सेम है और ये नीचे कंसेक्यूटिव है, तो 48C बड़े वाला 4 आ गया। अब इसको इसके साथ कंबाइन कर दिया, कंसेक्यूटिव है नीचे, तो 49C बड़े वाला 4 आ गया, फिर इसको इसके साथ कंबाइन किया, ठीक है, फिर कर दिया, तो फाइनली आई एम गेटिंग 52C4 और 52C4 को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही 6th एग्जाम्पल है, इफ NCX इज इक्वल टू 56 एंड NPX इज इक्वल टू दिस, फाइंड NX। सो NCX का फॉर्मूला लगा दिया और NPX का फॉर्मूला लगा दिया। अब n फैक्टोरियल ओवर n माइनस एक्स फैक्टोरियल की वैल्यू 336 यहाँ पुट कर देते हैं, तो x फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई 6, तो इसका मतलब x जो है वो 3 के इक्वल होगा एंड हेंस यू कैन सॉल्व द रेस्ट। सो दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 7। नाउ एग्जाम्पल 7 में उन्होंने बोला है n माइनस 1 CR इज टू n CR इज टू n प्लस 1 CR इज इक्वल टू 6 इज टू 9 इज टू 13। तो 3 टर्म्स की रेशो आपको दी हुई है, तो आप तो 2/2 लेके, जैसे पहले इन्होंने पहली दोनों टर्म्स ले ली, n माइनस 1 CR इज टू n CR इज इक्वल टू 6/9, उससे n और r में एक रिलेशन आ गया, और दूसरी बार ले लिया n CR इंटू n प्लस 1 CR इज इक्वल टू 9 इज टू 13। सो वहाँ से फिर आपके पास एक और n और r में रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एक n और r में एक रिलेशन आ गया, फिर एक बार इन दोनों को लिया था, फिर इन दोनों को ले लिया। सो इन दोनों को जब लिया है तो 9/13 करके एक और n और r में आपके पास यहाँ से रिलेशन आ गया। सो फिर नंबर 1 यूज़ करके दे हैव गॉट द वैल्यू ऑफ n एंड r। सो दिस इज योर एक्सरसाइज 1G। प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व these examples, complete the exercise सो दैट आपको कॉम्बिनेशन की प्रैक्टिस हो। अब देखो कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन अ कमेटी बी सिलेक्टेड फ्रॉम 15 persons इफ़ द कमेटी इज़ टू हैव 3 members। तो कमेटी बनानी है आपने 15 लोगों में से 3 लोगों की, तो आंसर विल बी सिंपली 15C3, 3 लोग सिलेक्ट करने हैं। अगर कमेटी में 13 मेंबर्स होने हैं तो 15C13 आना था यहाँ पे, सॉरी 15C13। सो 15C13 इज इक्वल टू, ये ज़रूरी नहीं है ऐसे लिखना है, आप इसको भी सॉल्व करोगे तो भी यही आंसर आएगा, ऐसे भी लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो। ये इन्होंने यूज़ किया रिजल्ट, NCR कैन बी रिटन एज NCN माइनस R। सो कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस तो बहुत ईजी होते हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 courses इफ़ 9 courses आर अवेलेबल एंड 2 आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। अब देखो टोटल 9 कोर्सेज अवेलेबल हैं, स्टूडेंट को 5 कोर्सेज चूज़ करने हैं जिसमें से 2 आर कंपल्सरी। इसका मतलब इन 9 में से 2 तो कंपल्सरी हैं, तो अब रह कितने गए 7। अब टोटल 5 में से ये 2 तो कंपल्सरी हैं, ये तो करने ही करने हैं, बाकी 3 वो हम इन 7 में से सिलेक्ट करेंगे। सो 2 में से 2 तो पक्का ही हो गए ना, मतलब ये 2 तो कंपल्सरी थे, तो 2 में से 2 तो हमने पक्का ही सिलेक्ट कर लिए, एंड बाकी जो 3 कोर्सेज हैं वो इन 7 में से सिलेक्ट करने हैं। सो इनटू 7C3। सो आंसर इज 2C2 तो 1 ही हो जाएगा, NCN 1 होता है क्योंकि। सो 7C3 को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 35। सो देर आर 35 वेज टू सिलेक्ट 5 कोर्सेज।
नेक्स्ट एग्जाम्पल. So next example, determine the number of 5 card combinations out of a deck of 52 cards. If at least one of the 5 cards has to be a king. So remember, जब हम probability start करेंगे, probability में जो आपको पेपर में क्वेश्चन आता है वो probability से आता है. So probability के questions में maximum combination ही यूज़ होती है. So combination की आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है. Although permutation भी यूज़ होगी बट combination ज़्यादा यूज़ होगी. अब देखो एक क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं. डिटर्मिन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस. इसका मतलब मुझे 5 कार्ड्स सिलेक्ट करने हैं 52 कार्ड्स में से. सो 52 कार्ड्स में से मुझे 5 कार्ड्स सिलेक्ट करने हैं. कंडीशन क्या है? इफ़ एटलीस्ट वन ऑफ द 5 कार्ड्स हैज़ टू बी अ किंग. सो एटलीस्ट वाला क्वेश्चन हम बाद में करेंगे. आई डोंट इसको डिस्कस करने से पहले लेट अस पहले कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं फिर आएंगे एटलीस्ट वाले में हम. सो फोर्थ एग्जांपल देखते हैं पहले. इन हाउ मैनी वेज कैन वी सिलेक्ट अ क्रिकेट 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स. तो देखो 17 प्लेयर्स हैं जिसमें से हमें 11 प्लेयर्स चूज़ करने हैं. अब कंडीशन देखते हैं. इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल इफ़ ईच क्रिकेट 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स. तो अब वो बोल रहे हैं कि इन 17 में से 5 जो हैं वो बॉलिंग करते हैं. इसका मतलब अब ये जो 17 है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए. इसका मतलब 5 बॉलिंग करते हैं और बाकी जो 12 हैं वो बॉलिंग नहीं कर रहे. ठीक है, अदर्स. अब हमने जो 11 चूज़ करने हैं उसमें हमें एग्जैक्टली 4 बॉलर्स चाहिए. इसका मतलब इस 11 में से मुझे 4 तो बॉलर्स चाहिए. टोटल 11, बाकी कितने बचे? 7 प्लेयर्स मुझे और चाहिए. अब दैट मीन्स ये जो 4 बॉलर्स हैं ये तो आप इन 5 में से ही सिलेक्ट करोगे ना. सो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस विल बी 5C4. ओके. एंड ये जो 7 प्लेयर्स हैं बाकी, ये फिर आप बाकी 12 में से सिलेक्ट करोगे. सो 12C7. सो टोटल नंबर ऑफ ways is 12C7 into 5C4. सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. तो ऐसे ही कॉम्बिनेशंस आपको करने हैं कि आपको कुछ ना कुछ कंडीशंस वो दे देंगे. लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल. A committee of 3 persons is to be constituted from a group of 2 men and 3 women. तो आपके पास 2 men है और 3 women है और आपको 3 persons सिलेक्ट करने हैं. इन हाउ मैनी वेज कैन दिस बी डन. तो टोटल 5 हो गए. 5 में से आपको 3 सिलेक्ट करने हैं. आंसर आ गया 5C3. ख़त्म. 5C3 को सॉल्व करोगे 10 आ जाएगा. सेकेंड पार्ट में दे आर सेइंग हाउ मैनी ऑफ दीज कमेटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वीमेन. अब उन्होंने क्या कंडीशन लगा दी है कि ये जो 3 पर्सनस आपने सिलेक्ट करने हैं इसमें 1 मैन होना चाहिए और 2 वीमेन होनी चाहिए. अब ये जो 1 मैन है ये आप 2 मैन में से सिलेक्ट करोगे. सो 2C1 वेज में. एंड ये जो 2 विमेन है ये आप 3 विमेन में से सिलेक्ट करोगे. सो इंटू 3C2. सो आंसर विल बी 2C1 इंटू 3C2. बस यही ध्यान रखना है. आगे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर लोगे. वट इज़ द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स. सो कार्ड वाले क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में आते हैं ज़रूर. तो आपको कार्ड्स के बारे में कुछ पता होना चाहिए. ये टोटल 52 कार्ड्स होते हैं एक डेक में, जिसमें से 26 ब्लैक होते हैं और 26 रेड होते हैं. तो 2 कलर के कार्ड्स होते हैं हमारे पास, रेड और ब्लैक. एंड देर आर 4 सूट्स. सो स्पेड, क्लब, डायमंड एंड हार्ट. तो आपको पता है 13 कार्ड्स होते हैं स्पेड के, 13 होते हैं क्लब के, 13 कार्ड्स डायमंड के और 13 कार्ड्स होते हैं हार्ट के. ठीक है. एंड इसके अलावा किंग के 4 कार्ड्स होते हैं, क्वीन के, जोकर के, एस के, और अगर कोई भी नंबर बोलेंगे सो
सपोज करो मैंने बोला हाउ मेनी कार्ड्स विल बी ऑफ 5, नंबर 5, सो 4 कार्ड्स होते हैं हर एक नंबर के, 2 ऑफ ईच कलर एंड 1 ऑफ ईच सूट, इनको बोलते हैं सूट्स. So now let us move to our example number 6 again. They are saying we have to choose number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 playing cards. 4 cards are of the same suit. अब सूट की जब बात कर रहे हैं तो यानी कि जो 4 कार्ड्स हैं सेम सूट के होने चाहिए, यानी कि वो चारों के चारों या तो स्पेड के होंगे या क्लब के होंगे या डायमंड के या हार्ट के. तो एक सूट के 13 कार्ड्स हैं. So number of ways will be 13C4. So there are 4 suits, namely diamond, club, spade and heart. There are 13 cards in each suit. So there are 13C4 ways of choosing 4 diamonds. अब वही है ना कि या तो वो 13C4 वेज में आप डायमंड चूज़ कर सकते हो, और वो चारों जो हैं वो क्लब के हो सकते हैं, और के लिए यूज़ होता है प्लस. चारों स्पेड के हो सकते हैं और चारों हार्ट के हो सकते हैं. सो टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज इज 4 times 13C4. सो 13C4 के लिए 13 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 13 - 4 करेंगे तो 9 फैक्टोरियल. सो 13 फैक्टोरियल को ओपन करा, 9 फैक्टोरियल तक वो कैंसिल होके दिस विल बी योर आंसर. सेकेंड पार्ट है 4 कार्ड्स बिलोंग टू डिफरेंट सूट्स. अब डिफरेंट सूट्स का मतलब क्या हो गया कि एक कार्ड डायमंड का, एक क्लब का, एक स्पेड का एंड एक हार्ट का. तो अब आप जो वेज चूज़ कर रहे हो वो है 13C1. दैट मीन्स आपने आइदर स्पेड का एक, आइदर नहीं आएगा, अब एक स्पेड का लिया एंड एक डायमंड का कार्ड एंड एक क्लब का कार्ड एंड एक हार्ट का कार्ड. सो एंड के लिए हम लगाते हैं मल्टीप्लाई. सो एक एक कार्ड हर एक सूट में से चूज़ करना है. सो 13C1 फॉर ईच, और साथ में आएगा एंड, क्योंकि आपने टोटल 4 कार्ड्स चूज़ करने हैं. सो क्योंकि NC1 N होता है, सो 13C1 इज़ 1. सो दिस विल बी योर आंसर. नाउ दे आर सेइंग इन हाउ मैनी ऑफ दीज आर फेस कार्ड्स. सो फेस कार्ड्स क्या होते हैं? ये जो मैंने आपको चारों लिखे थे, किंग, क्वीन, जोकर और एस, ये इनको बोलते हैं हम फेस कार्ड्स, क्योंकि इन पे फेसेस बने होते हैं, बाकी सब पे नंबर्स होते हैं. तो वी हैव टू चूज 4 कार्ड्स एंड दीज 4 कार्ड्स शुड बी फेस कार्ड्स. सो फेस कार्ड्स का मतलब क्या हुआ कि जैक्स, क्वींस एंड किंग्स आर द फेस कार्ड्स. ओके, एस नहीं होता फेस कार्ड, दैट मीन्स. सो जैक्स, क्वींस एंड किंग्स आर फेस कार्ड्स. तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए? 4 जैक्स के, 4 क्वींस के एंड 4 किंग्स के. सो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स आर 12. और हमने कोई भी 4 कार्ड्स चूज़ करने हैं इन 12 में से. सो आंसर विल बी 12C4. नेक्स्ट पार्ट, 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स. सो 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं. टोटल 4 कार्ड्स आपको चूज़ करने हैं. सो 2 इनमें से चूज़ करेंगे, 26C2, एंड 26 आप रेड में से चूज़ करोगे, 26C2. दिस विल बी योर आंसर. सो 26C2 इंटू 26C2. नेक्स्ट है कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर. तो सेम कलर का मतलब क्या हुआ कि आइदर ऑल द 4 आर ब्लैक और ऑल द 4 आर रेड. सो 26C4, all the 4 are black, or 26C4, that is all the 4 cards are from red. So इसको solve करके this will be your answer. So next is example number 7. A group consisting of 4 girls and 7 boys. In how many ways can a team of 5 members be selected if the team has no girls? तो आपको 5 मेंबर्स सिलेक्ट करने हैं, 7 बॉयज़ में से करने हैं. दैट मीन्स क्योंकि कोई गर्ल नहीं होनी चाहिए. सो आंसर विल बी सिंपली 7C5. देन दे आर सेइंग एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल. सो एटलीस्ट वाला हमने पहले भी एक एग्जाम्पल छोड़ दिया था. ओके, उसको करते हैं. अब हम 1 मिनट एटलीस्ट वाले को देख लेते हैं पहले. तो जब आपके पास एटलीस्ट आता है ना, दैट मीन्स
कम से कम 1, बट 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब जैसे कि यही एग्जांपल हम दोबारा डिस्कस करते हैं। डिटर्मिन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ एटलीस्ट वन ऑफ द 5 कार्ड्स हैज़ टू बी अ किंग। तो आपने देखा 52 में कार्ड्स में से 4 कार्ड्स जो होते हैं वो किंग के होते हैं। अब हमने जो 5 कार्ड्स चूज़ करने हैं उसमें से कम एक कार्ड किंग का होना चाहिए, यानी कि या तो एक कार्ड, अब ये 52 में से 4 कार्ड्स किंग के हुए हैं, बाकी बचे 48। अब इसमें से आइदर 1 कार्ड इज ऑफ किंग और 2 कार्ड्स किंग के हो सकते हैं और 3 कार्ड्स किंग के हो सकते हैं और 4 कार्ड्स किंग के हो सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट वर्ड यूज़ हो रहा है। सो अब और का मतलब क्या होता है? प्लस का साइन। तो अगर एक कार्ड किंग का है तो किंग का कार्ड हमने इन 4 में से चूज़ करना है। सो आंसर विल बी 4C1 इंटू टोटल 5 चूज़ करने थे, जिसमें से एक आपने यहाँ से चूज़ कर लिया, तो बाकी 4 आप यहाँ से चूज़ करोगे, तो इंटू 48C4। और दूसरा केस क्या है कि 2 कार्ड्स किंग के हो सकते हैं, तो ये 2 कार्ड्स आप किंग में से चूज़ करोगे 4C2, एंड बाकी जो 3 कार्ड्स बचे यहाँ से वो आप यहाँ से चूज़ करोगे, सो साथ में 48C3 आएगा। और 3 कार्ड्स किंग के हो सकते हैं, तो वो आप 4 यहाँ से चूज़ करोगे, इनमें 4 में से करोगे 4C3 इंटू बाकी जो 2 कार्ड्स बचे वो 48C2। और ऑल द 4 कार्ड्स कैन बी ऑफ किंग, सो 4C4 इंटू 48C1। अब 5 के 5 कार्ड्स किंग के नहीं हो सकते, क्योंकि किंग के टोटल 4 कार्ड्स ही होते हैं। सो आप क्या करोगे? इन सबको ऐड करोगे। दिस इज़ द वन वे। नाउ द सेकेंड वे इज़, क्योंकि जब एटलीस्ट वाला क्वेश्चन आता है तो हमारे पास बहुत सारे केसेस बनते हैं। अब इस केस में तो फिर भी 4 कार्ड्स तक ही था, ठीक है। आपके पास ये और ज़्यादा बड़ा नंबर भी हो सकता है, तो ये मेथड भी ठीक है। बट अब आप देखो बुक में आपको इन्होंने ऑल्टरनेट मेथड से किया है। बुक वाला मेथड देखते हैं हम। दे वर सेइंग कि 52 कार्ड्स है, जिसमें से 4 किंग के हैं एंड रिमेनिंग कार्ड्स 48 हो गए। अब आपको 5 कार्ड्स चूज़ करने थे, तो 5 कार्ड्स चूज़ करने 52 में से 5 कार्ड्स चूज़ करने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 52C5 सिंपली। अब इन 52C5 वेज में हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, आपके पास कोई भी 5 कार्ड्स हो सकते हैं, कुछ भी उनमें किंग का कार्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल, ऑल द पॉसिबिलिटीज आर कंटेन्ड इन दिस 52C5 वेज। नाउ let us consider the number of combinations in which there is no king at all. That means जो आपने 5 कार्ड चूज़ किए थे उसमें से एक भी कार्ड किंग का नहीं है, उसको सिलेक्ट करने के कितने वेज हो गए? क्योंकि इसका मतलब किंग का एक भी कार्ड नहीं होना चाहिए, तो ये जो 4 कार्ड्स हैं ये तो हमने निकाल के साइड पे रख दिए। अब हमारे पास बचे टोटल 48 कार्ड्स। इन 48 कार्ड्स में से हमने 5 कार्ड्स चूज़ करने हैं, सो टोटल नंबर ऑफ वेज आर 48C5। सो अब टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस में से अगर मैं उन कॉम्बिनेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दूं जिसमें एक भी किंग का कार्ड नहीं है, सो ये जो मेरे पास नंबर ऑफ वेज होंगे दैट मीन्स इनमें कम से कम एक किंग का कार्ड ज़रूर होगा। तो जब भी हमारे पास एटलीस्ट 1 वाला केस आता है तो हम यही वाला मेथड प्रेफर करते हैं, जिसमें हम टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस में से हमने उस कॉम्बिनेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया जिसमें एक भी किंग का कार्ड नहीं था। Now let us come back to this example. Now they are saying a group of, अब आपके पास है 4 गर्ल्स और 7 बॉयज़, 5 की टीम बनानी है, जिसमें से दे आर सेइंग एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। अब इसमें कॉम्बिनेशंस बनाने हमारे लिए, मतलब इस क्वेश्चन को वो ऑल्टरनेट मेथड से करना मुश्किल है। सो इसमें अब आपको सारी पॉसिबिलिटीज़ देखनी पड़ेंगी। तो टोटल आपको 5 मेंबर्स की टीम बनानी है। उन 5 मेंबर्स में से 1 बॉय और 1 गर्ल तो होना ही चाहिए। सो देखो इन्होंने क्या किया, अगर 1 बॉय लेती हूँ तो 4 गर्ल्स आएंगी, 2 बॉयज़ लेते हैं तो 3 गर्ल्स आएंगी, 3 बॉयज़ लेते हैं तो 2 गर्ल्स आएगी, 4 बॉयज़ लेंगे तो 1 गर्ल आएगी। अब 5 बॉयज़ लेंगे अगर तो 0 गर्ल हो जाएगी, तो 0 गर्ल नहीं होनी चाहिए क्योंकि एटलीस्ट 1 गर्ल होनी ज़रूरी है। सो ये पॉसिबिलिटीज़ हो गई, इनके अब हम कॉम्बिनेशंस बना लेंगे। क्योंकि 7 बॉयज़ हैं तो 7C1 इंटू 4C4 और 7C2 इंटू 4C3
और 7c3 इंटू 4c2 और 7c4 इंटू 4c1. सो इसको सॉल्व करके ऐड करके दिस विल बी योर आंसर. अब देखो लास्ट पार्ट, दे आर सेइंग एटलीस्ट 3 गर्ल्स. ओके, सो 4 गर्ल्स हैं टोटल, जिसमें से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए. सो एटलीस्ट 3 का मतलब कि या तो 3 गर्ल्स होंगी या 4 होंगी. 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती क्योंकि टोटल हैं ही 4 गर्ल्स. सो 7 में से अगर हम 3 गर्ल्स चूज़ करेंगे तो 2 बॉयज़ आएंगे, तो 7c2 इंटू 4c3. और अगर हम 4 गर्ल्स चूज़ करेंगे तो 1 बॉय आएगा, सो 7c1 इंटू 4c4. सो कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस में यही कंडीशंस को ध्यान रखते हुए आपने कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस करने होते हैं. सो नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 8. फ्रॉम 5 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 वॉवल्स हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वॉवल्स. तो इसका सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है. सो आप यहाँ से पढ़ो, इसको देखो. अगर नहीं समझ आएगा तो यू कैन आस्क मी. सो सिमिलरली एग्जांपल नंबर 9. They are saying how many words with or without meaning, each of 2 vowels and 3 consonants can be formed from the letters of the word daughter. So daughter में टोटल आपके पास DAUGHTER. सो टोटल आपके पास 8 लेटर्स हैं, जिसमें से DGHTR आपके पास कॉन्सोनेंट्स हैं और वॉवल्स को उन्होंने अलग कर लिया क्योंकि आपको जो वर्ड्स बनाने हैं उसमें 2 वॉवल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स, तो आपको अलग अलग चूज़ करने हैं. सो विद और विदाउट मीनिंग का मतलब क्या हुआ. अब इसमें अरेंजमेंट्स आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, आएंगी ना अरेंजमेंट्स इसमें, बिकॉज दे आर सेइंग हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड. सो जब आप वर्ड बनाओगे तो ऑब्वियसली अरेंजमेंट जो है वो मैटर करेगी. तो देखो इन्होंने क्या किया है, आपको 2 वॉवल्स सिलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 3 वॉवल्स, सो 3C 2 ways, and there are 5 consonants out of which you have to select 3, so 5C 3 ways. So total number of selections can be made in 30 ways. तो टोटल आपके पास 5 लेटर्स आपने सिलेक्ट कर लिए एंड नाउ दीज 5 लेटर्स कैन अरेंज देमसेल्व्स इन 5 फैक्टोरियल वेज. सो टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वर्ड्स फॉर्म्ड विल बी 30 इंटू 5 फैक्टोरियल. सो आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी प्रॉब्लम इन दिस. होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो लाइव क्लास में. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 10. नाउ अब आपने ये ध्यान रखना है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जब भी आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन बनाते हो आप, तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपको 2 डॉट्स चाहिए होती हैं, और अगर आपको ट्राइंगल बनाना है तो आपको 3 डॉट्स चाहिए. ये थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम. जब भी आपके पास अगर n पॉइंट्स हैं एक प्लेन में और आपको स्ट्रेट लाइंस बनानी है इन n पॉइंट्स से, तो आप कितनी स्ट्रेट लाइंस बना सकते हो, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करना होता है आपने. सो ऐसे मैं पॉइंट्स को ज्वाइन करूँगी जब, देखो ये 2 पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन से हमारे पास बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस बन सकती हैं. सो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस विल बी NC2. So from n given points, non-collinear points, NC2 straight lines can be formed. तो ऐसे ही देखो मैंने ये लिया कि अगर मुझे एक प्लेन में 4 पॉइंट्स गिवन है तो कितनी स्ट्रेट लाइंस बना सकती हूँ मैं, 4C2 करके 6 बना सकती हूँ. सो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आर 6. अब क्योंकि 4 पॉइंट्स हैं तो 4 पॉइंट से मुझे पता है स्क्वायर बनता है, तो 4 पॉइंट्स 4 वर्टिसेस हैं तो 4 तो साइड्स ही हो जाएंगी. सो NC2 आर द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, जिसमें n जो है वो हमारी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं. तो अगर मैं NC2 में से n को माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास यहाँ से नंबर ऑफ डायगोनल्स आ जाती हैं. सो ये आपने रिजल्ट याद रखना है. सिमिलरली अगर आपको पॉइंट्स गिवन पॉइंट्स से ट्राइंगल्स बनाने हो तो एक ट्राइंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स विल बी NC3. इन दैट केस इट इज़ नेसेसरी कि जो पॉइंट्स हैं वो आपके नॉन कोलिनियर होने चाहिए. यहाँ पे तो कोलिनियर हो सकते हैं क्योंकि लाइन ही बनानी है, बट ट्राइंगल के केस में आपके जो पॉइंट्स हैं वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिखा होगा क्वेश्चन में, वो ज़रूरी होंगे. सो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स विल बी NC3. So now let us come to example number 10. They are saying there are 10 points in a plane, no 3 of which are in the same straight line. इसका मतलब है कि they are non-collinear points.
एक्सेप्टिंग 4 पॉइंट्स विच आर कोलिनियर. ओके, सो दे आर सेइंग कि इन 10 पॉइंट्स में से 4 पॉइंट्स जो हैं वो इन पॉइंट्स में से दे आर सेइंग 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर. कोलिनियर पॉइंट्स जब आपके पास होते हैं, जैसे कि ये देखो, अगर आपके पास ऐसे करके मैंने 4 पॉइंट्स दे दिए. अब इन 4 पॉइंट्स से वैसे तो 4C2 करने से हमें 6 स्ट्रेट लाइंस मिलनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो ये और ये, दीज 3 आर नॉट गिविंग 3 लाइन्स बट 1 लाइन ओनली, बिकॉज ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं. यानी कि 3 जो कोलिनियर पॉइंट्स हैं, इन 3 कोलिनियर पॉइंट्स से 3C2 करोगे तो 3 आएगा. ये जो 3 स्ट्रेट लाइंस बननी चाहिए थी वो नहीं बन रही हैं और उसकी जगह सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन बन रही है. सो व्हाट वी डू, 4C2 में से 3C2 क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स हैं वो अलग अलग लाइंस नहीं दे के सिर्फ एक लाइन दे रहे हैं. सो दिस विल बी द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. सो 6 - 3 + 1 जब आप करोगे तो ये आएगा 4. तो देखो ये एक पॉइंट है ना, 1 2 3 और ये 4. सो ओनली 4 स्ट्रेट लाइंस आर मेड with the 4 points if 3 of them are collinear. जब all the 4 were non-collinear तो हमें 6 straight lines मिली थी, but if 3 out of the 4 are collinear तो we are getting only 4 straight lines. So यहाँ पे भी यही है, 10 points में से 4 points जो है वो collinear है. They are saying find the number of straight lines obtained. So in 10 points से total 10C2 करके 10C2 करने से हमें 45 स्ट्रेट लाइंस मिलनी थी. बट ये जो 4 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, इन 4 कोलिनियर पॉइंट से हमें 4C2 करने से जो 6 स्ट्रेट लाइंस मिलनी थी वो नहीं मिल रही हैं, उसकी जगह सिर्फ एक ही लाइन मिल रही है. सो नंबर ऑफ लाइंस लॉस्ट आर 5. सो आंसर इज 45 - 5. इसको आप ऐसे लिख लो, या मैंने जैसे आपको बोला कि टोटल 45 लाइंस मिल रही थी, उनमें से ये जो 6 लाइंस मिलनी चाहिए थी ये नहीं मिल रही हैं, पर इन सब की जगह एक ही लाइन मिल रही है. सो आंसर विल बी 40 स्ट्रेट लाइंस. नेक्स्ट है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स. अब ये जो 10 पॉइंट्स हैं इनसे हमें मिल रहे थे 10C3 दैट इज़ 120 ट्राइंगल्स. पर ये जो 4 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, 4 कोलिनियर पॉइंट से हमें 4C3 यानी कि 4 ट्राइंगल्स जो मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल रही हैं. सो 120 - 4. अब कोलिनियर, यहाँ पे तो कोलिनियर लाइन पॉइंट्स जो हैं वो मिलके एक स्ट्रेट लाइन तो दे रहे थे ना, लेकिन ट्राइंगल तो वो एक भी नहीं देंगे. देखो अगर आपके पास कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो इनसे आप ट्राइंगल तो एक भी नहीं बना सकते, तो इसीलिए वो जो +1 हमने यहाँ पे किया था वो ट्राइंगल्स के केस में नहीं होगा. सो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आर 116. नेक्स्ट एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ डायगनल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 20. तो अब नंबर ऑफ डायगनल्स का मैंने आपको बताया है कि आपने याद रखना है नंबर ऑफ डायगनल्स आर गिवन बाय NC2 - n. So number of diagonals are 20. Find the number of its sides. So let the number of sides be n. तो points भी n. Lines formed are NC2. तो जब हम NC2 - n करेंगे तो आंसर 20 हमें डायगनल्स दी हुई हैं. तो इसको सॉल्व करके दे आर गेटिंग n इज इक्वल टू 8 एंड -5. -5 कैन नॉट बी आंसर, सो n इज इक्वल टू 8. सो नंबर ऑफ साइड्स आर 8. In class 11 examination, a candidate has to pass in all the 5 subjects taken in order to be declared as pass. So in how many ways can he fail? So अब 5 सब्जेक्ट्स हैं तो सब में पास होना ज़रूरी है, तभी वो पास होगा, नहीं तो वो फेल हो जाएगा. तो इसका मतलब अब 5 सब्जेक्ट्स में से अगर वो एक में फेल हो गया तब भी फेल है. सो कैंडिडेट विल फेल इफ़ ही फेल्स इन 1 or 2 or 3 or 4 or 5 सब्जेक्ट्स. So required number of ways is 5C1 + 5C2 + 5C3 + 5C4 + 5C5. सो दिस विल बी इक्वल टू, जैसे कि मैंने आपको रिजल्ट बताया था, अगर आप 5C0 से लेके 5C5 तक प्लस करते हो तो हमारे पास ये होता है 2⁵ के इक्वल. 2⁵ होता है 32. अब क्योंकि यहाँ पे 5C0 नहीं है तो इसको अगर मैं उधर ले जाऊँ तो आंसर विल बी 32 - 1 दैट इज़ 31 वेज. तो आप ये फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हो और जैसे इन्होंने सॉल्व किया आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो. सो नेक्स्ट इज़ योर एक्सरसाइज 1H.
which I expect that you will solve. So this is your exercise 5H. देखने में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं इसके, लेकिन जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करने लगोगे बहुत ही ओरल से क्वेश्चंस हैं। आपको ये 36 क्वेश्चंस करने में मुश्किल से 30 to 40 मिनट्स लगेंगे, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ आ गया तो। और ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझ आएगा तभी आप आगे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कर पाओगे। फ़ोटो ठीक नहीं आ गया, दोबारा। नहीं तो आपके पास जो मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट वाली बुक है उसमें भी आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो।